ग्लैंड की बात करें तो ये एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे ट्रैकिया पे पाया जाता है। लेट्स सपोज दिस इज द ट्रैकिया, ऐसा ये हमारे ट्रैकिया पे मिलता है। देखो इसको हम बोलते हैं या तो बटरफ्लाई शेप कह लो, या आई शेप कह लो, या एच शेप कह लो, जो आपको नाम अच्छा लगे। बटरफ्लाई या आई शेप या एच शेप ग्लैंड आप कह लीजिए। दिस इज द बॉडीज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, देन लीवर। एंडोक्राइन में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? थायराइड। सो दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे देखो तो यहाँ पर आपको ये दो फ्लैप मिल रहे हैं, दीज आर द टू फ्लैप्स, एक फ्लैप ये, दूसरा फ्लैप ये, और बीच में आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्या बोलेंगे? बीच का एक स्टॉक सा हो गया। और अगर आप ध्यान से जैसे ये तो पता है क्या है, आप फ्रंट से देख रहे हो, अगर इसको आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधा कर दो, मतलब ग्लैंड को बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, तो स्ट्रेट करने पे आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे इस ग्लैंड को स्ट्रेट करोगे आपको इस ग्लैंड के कॉर्नर पे एक ग्लैंड मिलेगा। आपको थायराइड ग्लैंड के ही कॉर्नर पे कुछ ऐसे डॉट मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड। क्या कहलाएगा? पैराथायराइड ग्लैंड। और इसके नंबर कितने होते हैं? 4, जबकि थायराइड के कितने नंबर? महज 1। अब अगर मैं अभी तो मेरा मकसद मेन थायराइड से है, चलो मैं आपको पैरेलली पैराथायराइड पढ़ा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन दोनों का है एक हद तक। ऐसा होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में अगर आप ध्यान से, मैं इतना पार्ट अगर कट कर लूँ, जितना मर्जी आप कट कर लीजिए, तो आप देखोगे इसके अंदर इस तरह के थायराइड फॉलिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? थायराइड फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और थायराइड फॉलिकल्स के बीच में खाली जगह होती है, इसमें एक जेलाटिनस प्रोटीन भरा होता है जिसको बोलते हैं कॉलोइड। क्या बोलते हैं? इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज थायरोग्लोबुलिन, मतलब जो इसमें एक जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज थायरोग्लोबुलिन। ये कॉलोइड माने खाली जगह जिसमें भरता पूरा का पूरा ये जेलाटिनस पूरा मैट्रिक्स पूरा प्रोटीन भर लेता है। ये क्या है? दिस इज थायराइड फॉलिकल। सो थायराइड फॉलिकल, ओके। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे एक तरह के स्पेशल सेल्स मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। तो ये थायराइड फॉलिकल्स हो गए, ये बीच में फॉलिकुलर पैराफॉलिकुलर सेल्स हो गए, यहाँ पे कॉलोइड माइंड का जेलाटिनस टिश्यू हैविंग थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है बेसिक सा। अब काम क्या करते हैं, जरा काम समझते हैं। मैंने आपसे कहा था थायराइड जब भी हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की नीड पड़ती है, और हमारी बॉडी किसको बोलती है? हाइपोथैलेमस को। वो किसको बोलता है? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन सीधा किसके पास आएगा? थायराइड ग्लैंड को बोलेगा। थायराइड ग्लैंड को जब वो बोलता है तब थायराइड ग्लैंड के जो आपके फॉलिकुलर सेल्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं। दैट मीन्स थायराइड, ये इनको फॉलिकुलर सेल्स भी कह लीजिए। और इनके एक्टिव होने से सुनिए कहानी क्या होती है। तो मैं भी इसको साइड कर दूं, पहले इसका कहानी कर लें। थायराइड ग्लैंड जब भी एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे सुनिए एक अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन। दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड जो कि हमने डिस्कवर किया था टायरोस से। टायरोस का मतलब चीज़ होता है ग्रीक भाषा में। तो क्योंकि टायरोस से हमें मिला था ये, तभी से नाम क्या पड़ गया इसका? टायरोसिन। तब से नाम डाले टायरोसिन। टायरोसिन के साथ में अगर आप 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल जोड़ दो, सो दिस विल फॉर्म T3, दैट इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और अगर लेट सपोज कि टायरोसिन अगर कंबाइन कर जाए 4 मतलब आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के साथ, देन इट विल फॉर्म T4। ऊपर टेट्रा लिख देना, ट्राई रहेगा। तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा? टेट्रा एडोथायरोनिन। हम जो थायरोक्सिन वर्ड बोलते हैं ना अपनी यहाँ भाषा से, सर थायरोक्सिन हार्मोन, उससे देखो हालांकि दोनों ही थायरोक्सिन है, बट ऐसा नहीं है। बट हम जिसको बोलते हैं वो कौन सा होता है? ये वाला, जिसको हम जनरली थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं।
ऐसा होता है कि T4 और T3 में से आप मान के चलिए रेशो होता है 4/1 का रेशो होता है, माने इससे 4 में ज़्यादा कौन सिक्रीट होगा? T4। अब निकालो रेशो, यानी 80% सिक्रीट होता है T4 और 20% क्या होता है? T3। ये रेशो है, यानी आपकी बॉडी समय 80% T4 बना रहा है आपका थायराइड ग्लैंड और 20% क्या बनाएगा? वो T3 बनाएगा। अब होता क्या है कि जो एक्टिव है, ज़्यादा पावर किस में होती है? T3 वाले में। ज़्यादा पावरफुल है तभी तो कम चाहिए, ज़्यादा में तबाही नहीं मचा देगा वो कम कहते हैं ना, शेर अकेला ही काफ़ी है, वो भाई कम ही काफ़ी है। क्योंकि अच्छा T4 जैसे मान के चले बनाया तो T4 हमारे सेल्स तक गया, तो भैया हमें पता है T3 इज़ हाईली एक्टिव देन T4, इसलिए T4 अगर सेल तक भी जाएगा तो वहाँ पर भी किस में कन्वर्ट होगा? T3 में। काम सारा T3 नहीं करना है। तो याद रखना कि T4 माने 4, दैट मीन्स 4 टाइम ज़्यादा होगा T3 से, ठीक है, क्योंकि लेस पावरफुल हो। जाके ये भी किस में कन्वर्ट होगा? T3 में ही कन्वर्ट होगा, कुछ करेगा नहीं है। अच्छा, ये अब देखो हम में से हर एक का T4 T3 का लेवल मेंटेन है ना। जब किसी का थायराइड का प्रॉब्लम आता है तो उसका ये लेवल चेंज होता है, तभी देखते रिपोर्ट में T4 T3 का लेवल क्या आ रहा है। कुछ बुक्स में 90-10 का भी लिखते हैं, बट मैं 80-20 का रेशियो ज़्यादा चलता है। मैं कह रहा हूँ डेटा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इंसान बहुत किताबों ने पैदा कर रखी है, कोई कुछ लिखता है, बट यहाँ पे मेजर वैल्यू क्या है? 80 और 20 की। अच्छा, पहले पता लग गया कि थायराइड हार्मोन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। अरे कितनी बची है देख तो सही। तो सुनो भाई, थायरोक्सिन की बात कर रहे हैं, इसकी कहानी। सबसे पहला काम तो ये करता है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक कंफ्यूजन तो सबको रही है आज तक, हम सबको रही है। चूहा सर पिद्दा सा है, भागता बड़ी तेज है, खरगोश छोटा भागता बड़ी तेज है। तुम कहते सर हम तो बड़े इसलिए भाग पाते। अरे शेर तो हमसे भारी वो तेज भाग लेता है, हाँ के ना। तो सर सवाल ये जो छोटे जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स मतलब जो ये चूहे वगैरह हो गए, रोडेंट्स से बोलते हैं, ये इतना तेज कैसे भाग लेते हैं, इतना ये एक्टिव कैसे होते हैं? तो हम क्या कहते हैं? BMR। जिस भी ऑर्गेनिज्म का BMR ज़्यादा होगा तो भाई वो सुपर एक्टिव होगा ही होगा, मतलब उसकी बॉडी की हर एक्टिविटी क्या होगी? फास्ट होगी। BMR का सिंपल मतलब समझो, सोने के बाद आपके शरीर कितनी एनर्जी आपसे मांग रही है, दैट इज़ BMR। ठीक है, कद्दू समझ में नहीं आया होगा, अब समझाता हूँ उसको अपनी देसी भाषा में। हमारे घर में खर्चे हो रहे हैं, हमारे घर में हमारी फीस के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, खाने पीने के ऊपर और बाकी चीज़ों पर खर्चे हो रहे हैं ना, खर्चे बहुत सारे होंगे। सवाल ये है कि मुझे बताइए वो मिनिमम खर्चा जो आप हर कंडीशन में करते हो, मतलब वो तो आपको चाहे भुखमरी फैल जाए पूरे इंडिया में, चाहे हमारे पास कपड़े कम हो या हमें पढ़ाई छोड़ना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको हमेशा करने ही पड़ेंगे, यानी वो मिनिमम अमाउंट जो आपको हर कंडीशन में अपने पास रखना ही पड़ेगा। किस में? एक तो खाने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप, पानी पीने से, देखो रहने का चलो कोई दिक्कत नहीं, बॉडी अगर बहुत ज़्यादा तो हम रोड पे आ जाएंगे, लेकिन इससे क्या हो, लेकिन खाना पीना ये हमारी 2 लाइफ की सबसे मेन इवेंट है, इन पे आप खर्चा नहीं कम कर सकते, हाँ कि ना। तो मान लीजिए कि हम वर्स्ट से वर्स्ट केस लेते तो सर हमारे खाने पीने का खर्चा हो जो मान के चलिए महीने का 5,000 या 10,000 ले लीजिए। इसका मतलब 10,000 मतलब सर चाहे कितने ही बुरे हालात क्यों ना आ जाए, चाहे हमारी टांग टूट जाए, हम ख़त्म हो जाए सर, लेकिन हमें ये 10,000 का खर्चा हर महीने करना ही पड़ेगा। अब देखो किसी के घर में 50,000 खर्च हो, किसी 60, किसी का 80 हो रहा है, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट क्या है? 10। अच्छा, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यही आपकी बॉडी के साथ भी तो है। मैं अभी करंटली जगह पड़ा हूँ तो मेरी बॉडी के मल्टीपल एक्टिविटी चल रही है, मेरी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है ना। मुझे कैसे पता कि मेरी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब कितनी एनर्जी मेरी बॉडी को मिनिमम चाहिए, सो दैट मुझे डेली उतनी देनी ही उसको पड़ेगी। अभी कैसे पता करूंगा? रेस्टिंग कंडीशन तो पता लगेगा ना। सोते समय बॉडी सबसे कम एनर्जी यूज करती है, हाँ कि ना? तभी तो करती हूँ क्योंकि उस समय आपके हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं, एनर्जी बच गई। उस समय सिर्फ आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, तो वो जो है वही तो आपके वाइटल इवेंट्स हैं। तो जस्ट इमेजिन सोने के बाद अगर कोई कम एनर्जी ले रहा है, कम एनर्जी मतलब ज़्यादा भागेगा बेटे, एनर्जी नहीं है, औकात में रहे,
सोने के बाद उसकी बॉडी बहुत एनर्जी मांग रही है, यानी कि उसके बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा और बॉडी प्रोड्यूस कर भी रही है। इसका मतलब ज़्यादा तेज भागने का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा हाई रेट से एनर्जी अपने को चाहिए। अब जिसके पास इतनी एनर्जी होगी वो भाग भी लेगा ना। छोटे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बॉडी के हिसाब से एनर्जी उनके पास ज़्यादा होती है, तो उनके पास भागने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है। आप सोचो इंसान भी तेज भाग सकता है ना, जो जितना, लेकिन हम भागते हैं सिर्फ 10 सेकंड तक, फिर हम थक जाते हैं। अगर हमें लगातार सप्लाई मिलती रहे एनर्जी की उतनी स्पीड से तो हम बहुत तेज भाग सकते हैं ना, बट हम नहीं भाग पाते क्योंकि हमें उतनी एनर्जी लगातार नहीं मिल रही होती है। तो सोने के बाद जितनी एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए दैट इज़ BMR, और ये कंट्रोल पता कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। ये आपकी फुर्ती डिसाइड करेगा कि कितना फुर्तीला बंदा रहेगा। अच्छा, BMR। दूसरा फैट का ब्रेकडाउन, जिसे हम बोलते हैं लिपोलाइसिस, माने फैट का ब्रेकडाउन। प्रोटीन, शुगर, इनका भी ब्रेकडाउन, माने इनका मेटाबॉलिज्म कौन करेगा कंट्रोल, अगेन हमारा। साथ ही आरबीसी फॉर्मेशन को सीधा भाई ये इनिशिएट करता है। आरबीसी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, पोइसिस माने बनना, माने आरबीसी फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है। साथ ही मेंटल डेवलपमेंट भी प्रमोट करता है। आपने पढ़ा नहीं है, सिलेबस में नहीं है, टैडपोल से ना मेंढक जब बनता है तो टैडपोल से मेंढक बनने के लिए उसको थायरॉक्सिन हार्मोन की सख्त नीड पड़ती है। अगर वो हार्मोन ना मिले तो उसकी ग्रोथ, आप बता रहा हूँ, जब भी एक लार्वा अपने एडल्ट स्टेज में आता है, इस चेंज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। हमारे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, ऐसे इनके में क्या होता है, टैडपोल जब जो है ना एक एडल्ट फ्रॉग में बनता है, देन दिस कन्वर्जन विल बी नोन एज मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस वहाँ थायरॉक्सिन की वजह से होता है। अगर थायरॉक्सिन नहीं दोगे तो कभी टैडपोल जो है जो एडल्ट स्टेज है वो बना ही नहीं पाएगा। इसका मतलब उनके केस में ये क्या करता है, ये मेटामॉर्फोसिस। देखो हम तो करते नहीं मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस सिर्फ वो ही करते हैं जिनमें लार्वा बनता है। जो लार्वा नहीं बनाते उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। तो ये होता है इन केस ऑफ टैडपोल, है ना, फ्रॉग वगैरह कह सकते हो। इसके बाद आपकी बॉडी का हाई टेम्परेचर, भाई ये थोड़ा सा आपका काम का चीज़ है। मैंने आपसे कहा था कि हमें बुखार आता कैसे, एक्चुअल लॉजिक क्या है, तो मैंने आपसे कहा था सर बुखार आने लॉजिक सीधा सही है, हाइपोथैलेमस जब बोलता तो हो जाता। अबे हाइपोथैलेमस बोलता कैसे है, तो ऐसा होता है जैसे ही आप ठंडे इलाकों में, जैसे अभी ठंड है, तो जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है, जैसे ही ब्लड का टेम्परेचर डाउन गया तुरंत हाइपोथैलेमस पे सिग्नल गया। अब हाइपोथैलेमस को पता है मुझे बढ़ाना है बॉडी टेम्परेचर, वो सीधा बोलेगा पिट्यूटरी को, किसको बोलेगा, TSH को, TSH किसको बोलेगा, थायराइड को, थायराइड रिलीज करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन। मैं आपको बता दूं थायरॉक्सिन हार्मोन में एबिलिटी होती है हीट प्रोड्यूस करने की। क्या होती है, हीट प्रोड्यूस करने की। फैट ब्रेक कर रहे हैं ना, हाँ। एक तो बड़ी, यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसमें ये थर्मोजेनिक हार्मोन है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए जितना ज़्यादा थायरॉक्सिन बॉडी टेम्परेचर उतना ज़्यादा, तो हमेशा हाइपोथैलेमस आपके बॉडी का टेम्परेचर थायरॉक्सिन से करवाता है। थर्मोजेनिक, जो टेम्परेचर जनरेट करते हो। तो क्वेश्चन आया कि कौन से हार्मोन की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता घटता है, आंसर इज थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या बॉडी टेम्परेचर तो पीरियड ग्लैंड भी करता है ना, कहाँ बताया मैंने, यहाँ पे लिखा है सर इसके पैराग्राफ में। अरे वो मेन इवेंट नहीं, वो उसका मतलब उसका साइड में फंक्शन है। मेन में हमारा हाइपोथैलेमस आता है बॉडी टेम्परेचर में। देख ऐसा होता है कि जो हमारे बॉडी जो हमारे जो बहुत सारे ऑर्गन है वो क्या करते हैं, हल्का फुल्का रोल भी प्ले करते हैं, लेकिन एक का मेजर रोल होता है। तो मेजर में हमेशा कौन आता है, हाइपोथैलेमस और थायराइड ग्लैंड। उसके बाद जो जहाँ जहाँ बोले वो सब उनका माइनर रोल में काउंट होता है। अच्छा, ये अगर जैसे मैं बोलूँ तो आपके पल्स रेट को ये मेंटेन करते हैं, पल्स रेट हो गया और आपका बॉडी टेम्परेचर तो हो ही गया। इसके अलावा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ये मेंटेन करते हैं। अगर कभी ज़्यादा हो जाए पल्स रेट ज़्यादा, कम हो जाए पल्स रेट कम, तो आपका एक और ले लीजिए, बीपी को करते कंट्रोल। सोचो कितना काम करा थायरॉक्सिन पे, कितना सारा काम करा थायरॉक्सिन। इसीलिए सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ थायरॉक्सिन से होने वाली प्रॉब्लम हमें क्या क्या हो सकती है।